पिछले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि मोशन के कितने टाइप्स होते हैं। मोशन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, यूनिफॉर्म स्पीड हो सकता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि मोशन या तो आप पोजीशन में चेंज करेंगे स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करके, या फिर आप एक रैंडम पाथ को चूज करके करेंगे। यदि आप स्ट्रेट लाइन पर मूव करते हैं, एक सीधे पाथ को फॉलो करते हैं, तो वेलोसिटी कहलाएगा। मोशन क्या कहलाएगा? वेलोसिटी कहलाएगा। और यदि आप स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो नहीं करते हैं, आपका जो पाथ है उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है, तो ऐसे पाथ पर मोशन करेंगे यदि आप, तो इसे स्पीड कहेंगे। और देन आफ्टर हम लोगों ने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटी सारे देख लिया है। आज हम लोग ये देखना चाहेंगे कि पोजीशन टाइम को ग्राफिकल तरीके से कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं। तो देखेंगे हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मोशन। अगर पोजीशन को यदि हम S से दिखा रहे हैं और टाइम को यदि हम T से दिखा रहे हैं, और पोजीशन टाइम ग्राफ को दिखाने के लिए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ यदि हम टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस की तरफ यदि पोजीशन लेते हैं, तो इसमें यदि आप कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए, कोई भी डायग्राम, तो वो डायग्राम इंफॉर्मेशन देगा मोशन का। जैसे मान लीजिए कि हम एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए कि ये भी है, हमारा ABCD अल्फ़ाबेट का भी है। ये भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड है एक छोटे से बच्चे के लिए, लेकिन पोजीशन टाइम ग्राफ के में अगर इसे ड्रॉ कर दिए तो ये आपको इंफॉर्मेशन देने लगता है। क्या इंफॉर्मेशन देता है? कि किसी टाइम T1 पर इसकी पोजीशन कोई कहीं थी, मान लीजिए कि ये S1 है, टाइम बीत रहा है तो उसकी पोजीशन बदल रही है। यानी कि ये मान लीजिए कि 10 मीटर है, तो अब ये नीचे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? 8 मीटर हो जाएगा। इसको कैसे आप इंटरप्रेट कीजिएगा कि कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को पहले T1 टाइम पर जब देखा तो वो कहाँ था? 10 मीटर की दूरी पर था एक ऑब्जर्वर। फिर वो थोड़ी देर के बाद टाइम बीत गया, T2 टाइम हो गया, तो वो क्या देखता है कि इस ग्राफ की मदद से आप क्या देखते हैं? इस ग्राफ की मदद से आप देखते हैं कि T2 टाइम पर इसकी पोजीशन क्या हो गई है? 8 मीटर हो गई है। देखिए आप नीचे आ रहे हैं ना, नीचे आइएगा तो घटेगा। इसी तरह धीरे 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 एक टाइम हमारा आता है, मान लीजिए कि T3, उस समय इसकी पोजीशन S3 है। मान लीजिए कि ये आपका कितना है? ये आपका हो गया मान लीजिए कि 4 मीटर है। एंड देन आफ्टर फिर वो क्या देखता है कि T4 टाइम पर फिर इसकी पोजीशन ये है, T5 टाइम पर इसकी पोजीशन ये है। ये आपको जो भी शेप है, ये भी शेप पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर आपको उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन में चेंज को दिखा रहा है। हम लोग सबसे पहले एक सिंपलेस्ट ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ का एक सिंपलेस्ट ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सिंपलेस्ट ग्राफ क्या है इसका? ये हमारा S हो गया और ये T हो गया। इसमें एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये ग्राफ हमको ये इंफॉर्मेशन देता है कि टाइम T1 पर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन यदि S1 है, तो टाइम T2 पर भी इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन S1 ही है। यानी कि टाइम पास कर रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब आप क्या समझेंगे? अगर टाइम पास कर रहा है और पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो क्या समझिएगा? ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। यानी कि ये हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं इसको आप क्या कहिएगा?
पीटी ग्राफ, ये जो आप भी शेप का देख रहे थे इसको आप क्या कहिएगा, पीटी ग्राफ। पीटी ग्राफ का मतलब, पी का मतलब है पोजीशन और टी का मतलब है टाइम। दिस भी शेप इज पोजीशन टाइम ग्राफ, दिस स्ट्रेट लाइन इज पोजीशन टाइम ग्राफ। अब आइए, इसमें हम लोग सबसे सिंपलेस्ट ये हमारा होगा, इसलिए इसको हमने ए बोला है, ग्राफ ए। अब हम दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसके जस्ट आगे एक हमारा मोशन होता हुआ ग्राफ देख लेते हैं, तो इसको बी कर दीजिए और इधर टाइम ले लीजिए और इधर क्या ले लीजिए आप, पोजीशन ले लीजिए। एक ग्राफ हम ऐसा ड्रॉ करना पसंद करते हैं। ये ग्राफ क्या बोलता है कि टाइम अगर t1 है उस वक्त पोजीशन s1 है, टाइम यदि t2 है तो पोजीशन हमारा s2 है। ये एक पीटी ग्राफ है। ये पीटी ग्राफ हमें इंफॉर्मेशन देता है कि टाइम जैसे जैसे पास करता है पोजीशन भी चेंज होता है, यानी कि ये क्या बताता है ग्राफ हमको, मोशन का इंफॉर्मेशन देता है। साथ ही साथ कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का ये हमको इंफॉर्मेशन देता है। जब भी आपको, पहले मैं आपको एक रटवा देता हूं थोड़ी देर के लिए, फिर इसको समझाऊंगा भी कि क्यों ऐसा है। जब भी आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाए ना, पोजीशन टाइम ग्राफ में कभी भी आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाए और वो कुछ एंगल बना रहा है, किससे, टाइम से, तो आपको यूनिफॉर्म वर्ड यूज करना चाहिए। यूनिफॉर्म, पोजीशन और टाइम में चेंज, पोजीशन में चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो मोशन। सबसे पहले दिमाग में फोकस करिए आप लोग कि अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाए और वो टाइम से क्या कर रहा है, कुछ एंगल बना रहा है, तो आपको ये वर्ड यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि इधर हम दे देते हैं अपना नॉलेज, पोजीशन के साइड में हम क्या देते हैं, नॉलेज, और इधर दे देते हैं टाइम। तो मेरा टाइम के साथ क्या हो रहा है, नॉलेज बढ़ रहा है। तो कैसे बढ़ रहा है, अगर एक दिन में आप 4 कॉन्सेप्ट सीखे तो फिर दूसरे दिन आप 4 ही कॉन्सेप्ट सीखे। इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल टाइम इंटरवल। यहां पर अगर आप नॉलेज ले लेते हैं और इधर टाइम, तो आपका नॉलेज किस रेट से बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म रेट से। यानी कि आप एक दिन में अगर 4 कॉन्सेप्ट सीखे तो दूसरे दिन भी आप 4 ही कॉन्सेप्ट सीखे, 5 कॉन्सेप्ट नहीं सीखे। तो आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म लर्निंग। क्या बोलिएगा, यूनिफॉर्म लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या हो गया यहां पर, नॉलेज का बढ़ना टाइम के साथ। जैसे पोजीशन का बढ़ना टाइम के साथ क्या कहला रहा है, मोशन, उसी तरह से यहां पर मोशन क्या कहलाएगा, लर्निंग कहलाएगा। लेकिन कैसा, यूनिफॉर्म लर्निंग। आ रही बात समझ में। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि जब भी आप कोई स्ट्रेट लाइन पालें और वो कोई एंगल बना रहा है, किससे, टाइम से, तो आप क्या वर्ड यूज करना पसंद करेंगे उस समय, यूनिफॉर्म। जैसे आप लोग 11th क्लास के बच्चे हैं, तो अगर हम इधर वेलोसिटी अगर दे देते, मान लीजिए क्या दे देते, वेलोसिटी, और इधर क्या दे देते, टाइम दे देते। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी का बढ़ना टाइम के साथ क्या बोलता है, एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, टाइम के साथ यदि वेलोसिटी बढ़ रहा है तो उसे एक्सेलरेशन कहेंगे। लेकिन आपको ग्राफ कैसा मिला, स्ट्रेट लाइन, तो आप कैसा बोलिएगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो ये दिमाग में सेट करिए। अब दूसरा हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे इसमें कि ये भी तो स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन ही है। लेकिन ये कितना एंगल बना रहा है, ये 0 डिग्री एंगल टाइम से नहीं बना रहा है। देखिए कुछ तो एंगल बना रहा है, लेकिन ये कितना एंगल बना रहा है, ये टाइम के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। दिस ग्राफ इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, दिस ग्राफ इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, बट दिस ग्राफ इज मेकिंग एंगल 0 डिग्री विथ टाइम, बट दिस ग्राफ इज नॉट मेकिंग एंगल 0 डिग्री विथ टाइम। ये आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि यहां भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहां भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहां रेस्ट बोलेंगे और यहां पर मोशन बोलेंगे। किस कॉन्सेप्ट के बल पर, थीटा वहां पर 0 डिग्री है, यहां पर थीटा 0 डिग्री नहीं है।
इस कॉन्सेप्ट के बल पर, इस दोनों के कॉन्सेप्ट के बल पर हम लोग चाहें तो एक बहुत ही अच्छे चीज का कंक्लूजन निकाल सकते हैं। उसको थोड़ी देर बाद में देखेंगे, बस दिमाग में रखिएगा इन दोनों चीज को। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब यूनिफॉर्म मोशन के बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा उसको देखते हैं। तो ये सी ग्राफ हो गया हमारा, ग्राफ सी। इधर हम टाइम ले लेते हैं और इधर क्या ले लिए, पोजीशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपका ग्राफ जो है सीधा नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए, ये कर्व्ड होना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि ये 1 सेकेंड है, मान लीजिए कि ये भी 1 सेकेंड है, यानी कि अगर ये 0 सेकेंड है तो ये 1 सेकेंड है, और ये 2 सेकेंड है, और ये 3 सेकेंड है। यही कहने का मतलब हुआ। जब 1 सेकेंड टाइम बीता था तब इसकी पोजीशन मान लीजिए कि ये 5 मीटर है। यहां से जब 1 से 2 सेकेंड हुआ तो देखिए ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों बराबर तो नहीं है। ये डेफिनेटली 5 से ज्यादा है। 5 से ज्यादा कुछ भी कर लीजिए आप, 5 से ज्यादा है, 5 प्लस कर देते हैं। फिर यहां पर देखिए ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ में आपको कौन ज्यादा बड़ा दिखता है, ये ज्यादा। यानी कि 0 से 1 सेकंड में गया 5 मीटर मान लीजिए, 1 से 2 सेकंड में 5 से ज्यादा गया, 2 से 3 सेकंड में 5 से और ज्यादा गया। यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ, तीनों लेंथ क्या है, अलग अलग है। ये अगर हम L1 मान लें, इसे हम अगर L2 मान लें और इसे L3 मान लें, तो L3 बड़ा है L2 से और L2 बड़ा है L1 से। अगर इसको हम 1 सेकंड से डिवाइड कर दें, यहां पर भी 1 सेकंड से डिवाइड कर दें, यहां पर भी 1 सेकंड से डिवाइड कर दें, तो यहां पर जो इसकी मोशन है, यानी कि अगर मान लीजिए कि आप एकदम स्ट्रेट पाथ पर चले हैं, एकदम स्ट्रेट पाथ पर, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। यानी कि V3 जो है बड़ा है V2 से, और यानी कि यहां पर 1 सेकंड में गाड़ी तेज चली है, और फिर यहां से यहां में गाड़ी उससे थोड़ा धीरे में चली है, और फिर यहां से यहां तक में भी गाड़ी उससे क्या हुई है, धीमी चली है, स्लो चली है। अगर 1 सेकंड में कोई 5 जाता है, फिर 1 सेकंड में 5 से ज्यादा जाता है, फिर अगला 1 सेकंड में 5 से बहुत ज्यादा जाता है, इसका मतलब क्या है कि हमारा मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। और मोशन यदि आप कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन पाथ पर, तो यही मोशन वेलोसिटी कहलाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, पहले इसको लिख देता हूं मैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन 2 भागों में बढ़ सकता है, किसमें, स्पीड में एंड वेलोसिटी में। अब मान लीजिए कि अगर आप स्ट्रेट पाथ में जा रहे हैं, एकदम आप सीधा जा रहे हैं, क्या करते हुए 1 सेकंड में 5 मीटर गए, फिर अगला 1 सेकंड में 5 मीटर से ज्यादा गए, फिर अगला 1 सेकंड में 5 मीटर से बहुत ज्यादा गए, लेकिन आप चल कैसे रहे हैं, एकदम स्ट्रेट पाथ पर, तो आप इसी को क्या कहिएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यदि आप टेढ़े मेढ़े पाथ पर जा रहे हैं और यही चीज को फॉलो कर रहे हैं कि पहला 1 सेकंड में आप 5 मीटर गए, फिर अगला 1 सेकंड में 5 मीटर से ज्यादा गए, फिर अगला 1 सेकंड में 5 मीटर से बहुत ज्यादा गए, तो यह क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। तो आई होप कितना तो समझ गए होंगे आप लोग। अब एक ग्राफ इसमें और देखते हैं, जिसको हम लोग इम्पॉसिबल ग्राफ भी कहते हैं, या कह सकते हैं रॉन्ग ग्राफ भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसा हो जाए कि हम एक ही समय पर रांची में भी हैं और मुंबई में भी हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा अगर पॉसिबल है तो हम भूत पिचास हैं। तो ऐसा ग्राफ को दिखाया जा सकता है ऐसे। देखिए, ये हमारा एक टाइम t ऐसा है जिस समय हम यहां पर, मान लीजिए कि रांची मेरा पोजीशन है, इधर s ले लिया मैं, इधर टाइम, और इसी टाइम पर मान लीजिए कि दूसरा पोजीशन मुझे क्या दिखाई देता है, बॉम्बे। ओके, ये इम्पॉसिबल है ना।
यानी कि ये ग्राफ हम कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल ग्राफ है। कोई इंसान एक ही समय में दो जगह नहीं रह सकता, या आप ये कह सकते हैं कि ये ग्राफ ही गलत है, ये भी कह सकते हैं, रॉन्ग ग्राफ कह सकते हैं, या फिर इम्पॉसिबल ग्राफ भी कह सकते हैं। हटा दें इसे, तो इसको डी कर दीजिएगा। अब हम आपसे एक ग्राफ बताते हैं, पूछते हैं, बताइए ये ग्राफ आपको क्या बताता है। इधर हमने ले लिया पोजीशन और इधर की ओर ले लिया क्या, टाइम। ये ग्राफ में यहां से लेकर यहां तक स्ट्रेट लाइन है, यहां से यहां तक भी स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो आपको हम इसको रीजन में बांट देते हैं। ये है ए, बी, सी एंड डी। ए से बी रीजन में अगर हम बात करें तो क्या है बताइए, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, टाइम तो बीत रहा है लेकिन पोजीशन वहीं का वहीं है, S1 मान लीजिए। बी से सी रीजन में आप क्या देखते हैं, बी से सी रीजन में आपको जो ग्राफ मिला है वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिला है, इसलिए कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बता रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बता रहा है। और सी से डी के बीच में आप क्या पाते हैं, स्ट्रेट लाइन पाते हैं, तो ये कैसा बता रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया। अब एक कंक्लूजन निकालते हैं हम लोग, इसे हटा सकते हैं। एक कंक्लूजन क्या है कि यदि आपको टाइम है ये और ये पोजीशन है, दो ग्राफ स्ट्रेट लाइन दे देते हैं, एक ग्राफ आपको ये दे दिया मैंने और एक ग्राफ मान लीजिए कि ये दे दिया। ये दोनों ग्राफ दो कार का है, ये कार ए चल रहा है, इस ग्राफ को सपोर्ट कर रहा है, और ये कार बी है। फॉर कार ए लिख देते हैं, फॉर कार ए, और ये हो गया फॉर कार बी। कार ए और कार बी का पोजीशन टाइम ग्राफ अलग अलग ड्रॉ किया गया है। इस ग्राफ को देखकर हम लोग चाहें तो ये बता सकते हैं कि किस कार की मोशन ज्यादा है। अब मान लीजिए कि ये हमारा डिस्टेंस है, एस का मतलब क्या है यहां पर, डिस्टेंस। तो हम क्या बोलेंगे, स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा इस ग्राफ से। टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज कर रहा है, टाइम के साथ क्या डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमें मोशन के बारे में ना कह के अब हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो कैसा स्पीड है, यूनिफॉर्म। क्वेश्चन ये है हमारा कि मान लीजिए कि हमारे पास दो कार का ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, कार ए के लिए ये है और कार बी के लिए ये है, तो इसमें कौन किसका स्पीड ज्यादा है। तो इसको कैसे हम लोग देखेंगे, देखिए जीरो टाइम पर, जब टाइम जीरो था तो दोनों का पोजीशन मान लीजिए कि 5 मीटर था, यानी कि ऑब्जर्वर देख रहा है कि 5 मीटर की दूरी पर ये लोग खड़े हैं। अब दोनों चलना शुरू किए, ऑब्जर्वर क्या देखता है कि यदि 10 सेकंड बीत जाता है तो इसकी पोजीशन 15 मीटर है, लेकिन उसी समय 10 सेकंड पर इसकी पोजीशन 20 मीटर है। क्या आप पाएंगे कि 0 से 10 सेकंड टाइम बीता है, टाइम कितना बीता है, 10 सेकंड, और ये 10 सेकंड में कार ए के बारे में देखिएगा तो ये कितना मीटर आगे गया है, 10 मीटर आगे गया है, और कार बी कितना गया है, 20 में से 5 गया, 15 मीटर। यानी कि 10 सेकंड में ये हमारा कार ए 10 मीटर गया है और कार बी 15 मीटर गया है। तो किसकी स्पीड ज्यादा है, हमारी बी की स्पीड ज्यादा है, वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। इसका एक सिंपलेस्ट ग्राफ लेते हैं।
ये ए हो गया और ये बी हो गया। फिर आप वही लॉजिक से इसको समझ सकते हैं। अभी पोजीशन दोनों का 0 है, थोड़े देर के बाद टाइम मान लीजिए 10 सेकंड बीत गया, ये मान लीजिए कि 4 मीटर गया है, और उतना ही 10 सेकंड बीतने में ये कितना गया है, ये गया है मान लीजिए कि 15 मीटर गया है। तो 10 सेकंड में ये 4 ही मीटर गया कार ए, लेकिन ये 10 सेकंड में 15 मीटर गया। तो किसकी स्पीड ज्यादा है? कार बी की स्पीड ज्यादा है। इसका सिंपलेस्ट तरीका यह है कि एंगल देख लीजिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, और देखिए किसका एंगल ज्यादा है, थीटा ए और थीटा बी। हम दो एंगल मान लेते हैं कि ये वाला एंगल थीटा ए है और ये वाला एंगल क्या है, थीटा बी है। तो थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए, इसलिए हम कह सकते हैं वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। यहां पर भी देखिए, दिस एंगल इज थीटा ए एंड दिस एंगल इज थीटा बी। थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए, सो वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। इसका हम लोग tan थीटा का अप्रोच से भी इसको समझेंगे आगे चल के। अभी हम स्लोप का कॉन्सेप्ट से कुछ भी नहीं समझा रहे हैं, इन सभी चीजों को स्लोप के कॉन्सेप्ट से हम समझाएंगे आपको। तो जिसकी एंगल ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। चलिए इसको थोड़ा देखा जाए। ये कार ए और कार बी का है। टाइम क्या ऐसा हो सकता है कि 10 सेकंड के बाद 5 सेकंड हो, 5 सेकंड हो, 4 सेकंड हो? ऐसा तो नहीं हो सकता है। टाइम 0 से शुरू होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी कि इस ग्राफ को स्टडी कैसे करिएगा, इस ग्राफ को स्टडी ऐसे करिएगा, यानी कि 0 सेकंड पर ये मान लीजिए कि 10 मीटर की दूरी पर था, और ये 0 सेकंड पर ये 20 मीटर की दूरी पर था। दो कार के बारे में हम बता रहे हैं, कार ए और कार बी। हमारे पास दो कार है। कार ए 0 सेकंड पर 10 मीटर की दूरी पर था ऑब्जर्वर से, उसी 0 सेकंड पर यह कार बी जो है वो 20 मीटर की दूरी पर था। अब आपसे हम पूछते हैं कि किसका स्पीड ज्यादा है, बताइए। इसमें भी यही काम करेंगे, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। मान लीजिए कि 0 से 10 सेकंड बीत गया। 10 सेकंड में ये कितना नीचे आया है देखिए। तो पहले 10 मीटर की दूरी पर था, अब 10 सेकंड के बाद ये इतना नीचे आ गया, यानी कि इतना लेंथ ये नीचे आया। मान लीजिए कि ये 8 है, 8 मीटर है। लेकिन उसी 0 से 10 सेकंड में मान लीजिएगा ये 8 मीटर, ये 10 मीटर है तो ये 8 मीटर है मान लीजिए। आई वॉन्ट टू से कि ये वाली लेंथ आप मन में रखिए, और उसी 10 सेकंड पर ये यहां आके मिल रहा है, तो ये हो गया हमारा। ये अब लेंथ ये यहां से यहां आया, तो ये बताइए ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? डेफिनेटली ये ज्यादा है। तो मान लीजिए कि ये हमारा 14 मीटर है, मान लीजिए। ओके, तो ये वाली लेंथ कितनी हुई बताइए? 20 - 14 = 6 मीटर। और ये कितनी हुई? 10 - 8 = 2 मीटर। यानी कि 10 सेकंड में ये 2 मीटर नीचे आता है, और वही 10 सेकंड में ये 6 मीटर नीचे आता है। किसकी स्पीड ज्यादा है? 10 सेकंड में ये 6 मीटर ट्रेवल कर लिया, और ये 10 सेकंड में 2 ही मीटर ट्रेवल किया। तो अभी किसकी स्पीड ज्यादा है देखिए। तो इसका अगर स्पीड हम वी ए माने और इसका वी बी, तो वी बी ग्रेटर देन वी ए है, वी बी ग्रेटर देन वी ए है। अब यहां पर कैसे एंगल मेजर करिएगा? तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए। हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल को मेजर ऐसे करिएगा यहां पर। ओके, पिछली बार हम लोगों ने कंक्लूजन ये निकाला था कि जिसका एंगल ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा। देखिए तो किसकी एंगल ज्यादा है यहां पर? ये बी की है और ये ए की है। तो हम देखते हैं कि यहां पर ए की एंगल ज्यादा है। ए की एंगल क्या है? ज्यादा है, और बी की एंगल क्या है? कम है।
थोड़ा इसके कॉन्ट्रास्ट में हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। ये ए का था और ये बी का था। यहां पर एंगल ये हमारा थीटा ए था और ये एंगल क्या था, थीटा बी था। एंगल को हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ टाइम एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारा टाइम है, ये यहां से हम मेजर कर रहे हैं, यहां पर ये दोनों काटे हैं, तो पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि वहां से टाइम अब और बढ़ेगा, यानी कि यहां के बाद से आगे टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ये हो गया। पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉक क्या करते हैं हम लोग, मेजरमेंट करते हैं एंगल का। ये मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री में भी आप लोग पढ़िएगा कि जब भी हम लोग किसी लाइन का एंगल मेजरमेंट करते हैं तो रेफरेंस लाइन हमारा ये हो गया। अगर मान लीजिए कि ये हमने ड्रॉ किया है एक लाइन, मान लीजिए हमने ये एक लाइन ड्रॉ किया है, तो जहां ये काटा है उसके पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉक, पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉक, दिस इज द वे ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो यहां पर ऑब्ट्यूस एंगल मिलेगा और यहां पर आपको क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल मिलेगा। तो एंगल को हमेशा कैसे मेजर करते हैं हम लोग, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ टाइम से एंटी क्लॉक मेजरमेंट करते हैं। किसका, एंगल का। यहां पर भी देखिए, यहां पर हमारा टाइम एक्सिस है, यहां पर से आगे हम बढ़ते हैं तो टाइम हमको ज्यादा मिलेगा, तो ये हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ टाइम। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ टाइम कहलाएगा, उससे एंटी क्लॉक, उससे क्या करेंगे हम लोग, एंटी क्लॉक मेजरमेंट करेंगे। किसका, एंगल का। एंगल ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब थोड़ा हम अच्छे से समझाना चाहेंगे। मान लीजिए कि ये 2 सेकंड है, कोई ग्राफ ऐसे काटा, ये हमारा टाइम है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ टाइम एक्सिस का मतलब ये होता है कि कहीं पर आप टाइम को पहले पॉइंट आउट कर लीजिए। मान लीजिए कि हम ये 2 सेकंड पर जाकर कहना चाहते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ टाइम क्या है, तो उस 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड से ज्यादा कब होगा, जब आप इधर जाएंगे, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ टाइम एक्सिस। मान लीजिए कि आपका ग्राफ यहां काटा, यहां ग्राफ हमारा टाइम है और यहां पर ग्राफ काटा, तो यहां से अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ टाइम को बताना चाहते हैं तो यहां से आगे बढ़ने पर टाइम हमको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो ये हुआ मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ टाइम एक्सिस। अब उससे एंटी क्लॉक, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ टाइम एक्सिस से एंटी क्लॉक, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ टाइम एक्सिस से एंटी क्लॉक, जो एंगल आता है उसको हम लोग पॉजिटिव एंगल कहते हैं, या फिर मेजरमेंट ऑफ एंगल इज ऑलवेज टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ टाइम एक्सिस। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि इस रेफरेंस लाइन यानी टाइम के रिस्पेक्ट में हम एंगल को मेजरमेंट करेंगे। तो एंगल को मेजरमेंट कैसे करते हैं हम लोग, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ टाइम एक्सिस से एंटी क्लॉक। देखिए यहां पर भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ टाइम एक्सिस से एंटी क्लॉक। तो यहां पर हमारा थीटा बी ज्यादा आया था, थीटा ए कम आया था। यहां पर हमारा कौन सा ज्यादा आ रहा है, थीटा ए ज्यादा आ रहा है और थीटा बी कम आ रहा है। लेकिन वेलोसिटी किसकी ज्यादा है, वेलोसिटी बी की ज्यादा है। क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर एक्यूट एंगल तक जो बढ़ा उसी का वेलोसिटी बढ़ा, एक्यूट एंगल तक जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसकी एंगल भी ज्यादा होगी। ऑब्ट्यूस वाला एंगल जब बनने लगेगा तो वेलोसिटी उसकी कम होगी जिसकी एंगल ज्यादा है। क्या जा रहा है आप लोगों को, जब ऑब्ट्यूस एंगल वाला सिचुएशन क्रिएट होगा तो वेलोसिटी उसकी ज्यादा होगी जिसकी एंगल क्या है, कम है। तो दिमाग में इसको रखना है, ट्रिक की तरह ऐसे रखिए और डेप्थ के लिए अच्छे से एनालिसिस करिए, अच्छे से नोट्स इसका बनाइए। आप जब तक नोट्स अपने से नहीं बनाएंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। चलिए तो आगे देखते हैं, हटा सकते हैं इसको।
अब इसको दूसरा तरीका भी एक है, ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा टाइम को ऐसे ही यहां पर ड्रॉ करके ये थीटा निकालें, आप कहीं भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए और एंगल को देख लीजिए। जैसे दिखाते हैं इसको, जैसे मान लीजिए कि ये था हमारा, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी टाइम को लेकर एंगल को मेजर करिए, आप कोई भी एक इसके लिए अलग से ड्रॉ कर लीजिए, इसके लिए अलग से ड्रॉ कर लीजिए। इसके लिए एक अलग से ड्रॉ कर लीजिए, इसके लिए अलग से ड्रॉ कर लीजिए। इसके लिए आप देखिए इस लाइन से ये वाला एंगल क्या हो गया, थीटा बी। इस लाइन से ये एंगल कितना हो गया, थीटा ए। आप अलग अलग ड्रॉ करके भी करेंगे तो वो थीटा ए और थीटा बी उतना ही आएगा, क्योंकि ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन था, उसको हमने यहां शिफ्ट कर दिया, यहां शिफ्ट कर दिया। तो आपको कैलकुलेशन करने के लिए आप अलग अलग भी करके देख सकते हैं कि किसका एंगल ज्यादा है और किसका एंगल कम है। अगर ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है तो उसका वेलोसिटी ज्यादा, उसका स्पीड या उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा जिसका एंगल कम है, ठीक है। और एक्यूट में क्या होगा, जिसका एंगल ज्यादा उसकी ही स्पीड भी ज्यादा। अब देखिए इसमें कैसे आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, आईआईटी मेडिकल में खासकर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे किताब में दिया हुआ है। जैसे देखिए ये एक है और ये एक है, ये आपका एस है और ये टी है। ये कार ए का है ग्राफ पोजीशन टाइम, ये कार बी का है। अब आपसे पूछा जाए कि किसकी स्पीड ज्यादा है, चुपचाप आप क्या करेंगे, एंगल देखिए, एंगल इसका एंगल ज्यादा है कि इसका एंगल ज्यादा है। थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी, थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी, सो नो डाउट भी ए इज ग्रेटर देन भी बी, बस हो गया। तो ऐसे आप चीजों को हैंडल कर सकते हैं एग्जाम में। अब इसको अगर बकायदे आप टाइम का इंटरवल लेके देखेंगे ना, डिस्टेंस कितना आ रहा है दोनों का, तो आपको एक्सपेरिमेंटली भी पता चलेगा कि कार ए का स्पीड ज्यादा है कार बी की तुलना में। इसको हटा सकते हैं अब, ओके। अब आज का लास्ट टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है आप लोग के लिए। एक कंक्लूजन निकालेंगे हम लोग। ये टाइम है और ये पोजीशन है। बिना हम हायर स्टडी में गए हुए इसको बताना चाहते हैं कि टॉप पॉइंट, मान लीजिए कि ये टाइम हमारा टी नॉट है, इस टी नॉट टाइम पर पोजीशन जब S1 है तो इस टॉप पॉइंट टी नॉट के समय ये ऑब्जेक्ट थोड़े देर के लिए रेस्ट में आया है। हम ये आपको बताना चाहते हैं कि लगातार मोशन हुआ है, हर वक्त गाड़ी चल रही है, या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा है, लेकिन टी नॉट टाइम पर, एग्जैक्टली टी नॉट टाइम के नियर हुड पॉइंट पर, यानी टी नॉट टाइम से जस्ट पहले से लेकर टी नॉट, या फिर टी नॉट टाइम के जस्ट बाद से पहले टी नॉट तक, यानी टी नॉट टाइम मान लीजिए कि हमारा 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड जब हुआ है उस वक्त ऑब्जेक्ट रेस्ट में आया है। यह हम आपको बताना चाहते हैं। कैसे इसको समझाना चाहेंगे हम कि ये वाला ग्राफ को देखिए, ये S है और ये T है। इस ग्राफ से आप क्या इंफॉर्मेशन पाए थे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो ये हमारा पूरा कर्व छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है। एक छोटे से टाइम इंटरवल टी नॉट और टी नॉट से थोड़ा सा ज्यादा टाइम इंटरवल में यहां का जो ग्राफ आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा।
हम लोग मिटाना शुरू करते हैं। दिस इंटायर ग्राफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल स्मॉल स्ट्रेट लाइन। तो टॉप पॉइंट पर आपको एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन जरूर मिलेगा, और इस समय ये टाइम मान लीजिए कि टी नॉट है और ये टी नॉट प्लस है। ये टी नॉट और टी नॉट प्लस लगता है टी नॉट ही है। जैसे आप पलक को, आपका आंख का पलक झपक कर उठ जाता है, इस छोटे से टाइम को आप कैलकुलेट कीजिए, वो मान लीजिए कि 1/10 सेकेंड आया। 2:10 पर आप 2:10 पर आप किसी लड़के का पलक को झपक कर उठता हुआ देखे, और इसको देखने में आपको कितना टाइम लगा? 1/10 सेकेंड। यानी कि 2:10 के बाद इतना टाइम बीत चुका है। हम लोग जानते हैं कैसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं। 1/10 सेकेंड भी नहीं बीता है, 1/10 का पावर 100। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कुछ ऐसा सिचुएशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से 100 को जीरो लगा दीजिए। इस तरह से कितना जीरो लगा दीजिए? 100 जीरो लगा दीजिए आप। टी नॉट टाइम मान लीजिए कि हमारा ये है, और टी नॉट प्लस टाइम क्या है? दिस प्लस दिस टाइम। बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में हम लोग जरूर पाएंगे कि यहां पर हमको क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और ये स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल है? टाइम के पैरेलल है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, टाइम के ये पैरेलल अगर हो जाता है तो हमारा क्या होता है? रेस्ट होता है। यहां पर हमको एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो हमको ये बताता है कि ये टाइम के क्या है? पैरेलल है। यानी कि एक छोटे से मोमेंट में, एक छोटे से टाइम इंटरवल में ये श्योर है कि ये ऑब्जेक्ट जो चल रहा था लगातार, एक छोटे से मोमेंट के लिए ये रेस्ट में जरूर आया होगा। ये हम आपको बता रहे हैं बिना स्लोप के कॉन्सेप्ट का। बाय हेल्प ऑफ दिस स्मॉल थिंग वी कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्चुअल थिंग। हम लोग नेक्स्ट क्लास में dy/dx यानी कि स्लोप ऑफ एनी टेंजेंट के मेथड से भी इसको समझेंगे। पूरा हम लोग डिराइव करेंगे कि हाउ वी कैन राइट ds/dt। अगले क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं? हाउ वी कैन राइट ds/dt इक्वल टू tan थीटा एंड व्हाई इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, एंड हाउ इंस्टेंटेनियस स्पीड हेयर, इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी कि किसी एक मोमेंट पर जो स्पीड है वो टी नॉट टाइम पर जीरो क्यों है। आज आप इस तरह से समझ लीजिए कि अगर हमारा कोई भी स्ट्रेट लाइन टाइम के अगर पैरेलल है तो क्या होता है? वो हमको बताता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। कहीं ना कहीं इस मोशन के दौरान में ये चीज हो रहा है। यानी कि श्योरली जब ये टॉप पॉइंट पर पहुंचा होगा तो उस मोमेंट पर, एक मोमेंट के लिए ये रेस्ट में जरूर आया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्लोप का कॉन्सेप्ट से पूरे फिजिक्स को देखेंगे। थैंक यू।